रिसेंटली बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ है। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो कि 2018 के अंदर लाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है कि स्टेट के पास में कहीं भी पावर नहीं है कि वो बैकवर्ड क्लास की जो लिस्ट है उसमें चेंजेस कर सके, क्योंकि ये पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास में होती है। अब हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो रिसेंट डेवलपमेंट की है कि क्यों आज हम लोग इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। देखिए 102 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल आउट कर दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं भी वायलेट नहीं कर रहा है। और आपको हाल ही में पता होगा कि मराठा रिजर्वेशन जो है वो 50% को क्रॉस कर रहा था, इसलिए 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। तो जानेंगे इसके बारे में कि ये क्या कहता है और कैसे जो है इस रिजर्वेशन को दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल आउट क्यों किया। तो स्टडी ग्लव्स को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन हम लोग करंट अफेयर का कंटेंट लेके आते हैं। न्यूज क्या है, न्यूज को हम लोग जान लेते हैं कि अभी 102 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके बारे में बातचीत की गई सुप्रीम कोर्ट में, और मराठा रिजर्वेशन के लिए 3.3:2 जो है वो एक बेंच बैठी थी जिसको हेड किया था अशोक भूषण ने। और 5 मई 2021 को इन्होंने मराठा रिजर्वेशन को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। देखेंगे इसके डेवलपमेंट के बारे में कि वहां तक ये कहानी जो है वो कैसे पहुंची है। 102 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 के अंदर यह किया गया था, इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा से बिल जो है वो पास किया गया था। उसके बाद में 1, 2, 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है वो पास होते ही फिर ये एक्ट के फॉर्म में आ गया था, इसीलिए 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये बन गया था। इसके तहत दो आर्टिकल्स को हम लोग पढ़ना चाहेंगे। 338B जो है वो बात करता है एनसीबीसी मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के स्ट्रक्चर के बारे में, ड्यूटीज के बारे में और इसके पावर्स के बारे में। फिर 342A जो है वो डील करता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या है पावर प्रेसिडेंट की, कि वो किसी भी कास्ट को पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर सकता है, नोटिफाई कर सकता है, जबकि पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि वो जो है उस लिस्ट के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकती है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि स्टेट के पास में कहीं भी पावर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो लिस्ट के अंदर कोई भी चेंजेस कर सके, ये कहीं भी स्टेट के पास में पावर नहीं है। तो ये पावर किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में ये पावर है। लेकिन रिजर्वेशन की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज भारत के अंदर आपको पता होगा कि एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन प्राप्त है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को भी 10% रिजर्वेशन जो है वो मिला हुआ है। तो देखिए एससी और एसटी जो है इनको 26 जनवरी 1950 के साथ जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स के अंदर आया उस समय से ही इनको रिजर्वेशन प्राप्त है। लेकिन ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए या ना दिया जाए, इसके लिए सबसे पहले काका कालेलकर कमीशन जो है वो 1953 के अंदर गठित किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1955 के अंदर। उसने ये कहा था कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, लेकिन उस समय ये जो था इसे लागू नहीं किया गया। उसके बाद में मंडल कमीशन का गठन किया गया 1979 में। उसने भी ये कहा कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया। अब जो है रिजर्वेशन मिल चुका है ओबीसी को 1990 के अंदर, जब वीपी सिंह की सरकार आई थी। जब वीपी सिंह की सरकार आई तो फिर ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन यहां पर जो अब कास्ट रह जाती है वो केवल जनरल कैटेगरी रहती है, इसलिए इन्होंने भी मांग की कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। इसलिए नरसिम्हा राव की जब सरकार थी इन्होंने 1991 के अंदर इकोनॉमिक बेसिस पे जनरल कैटेगरी को भी रिजर्वेशन दे दिया। और इसी को फिर चैलेंज किया गया था इंदिरा साहनी केस के अंदर। इंदिरा साहनी केस में यह सुनवाई की गई 16 नवंबर 1992 को कि जो भी ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है, कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया है वो गलत है, क्योंकि इन्हें जरूरत नहीं है रिजर्वेशन की। इसीलिए उसको क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है, असंवैधानिक, उसको करार दे दिया गया। साथ में यह भी जजमेंट दिया गया कि 50% की जो लिमिट है वो रिजर्वेशन की क्रॉस नहीं होनी चाहिए। 11 इंडिकेटर जो हैं वो भी बैकवर्डनेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे। अच्छा, यह भी बताया गया था कि जो भी ओबीसी है उसके लिए कमीशन, उसका भी गठन किया जाना चाहिए। यह भी लैंडमार्क जजमेंट जो है वो इंदिरा साहनी केस के अंदर सामने आया था। लेकिन आज जो बात की जा रही है वो जे श्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर
9 दिसंबर 1920 को जो है ये केस दायर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा था ये, और आज जो है यानी कि 5 मई, आज से 3-4 दिन पहले 5 मई 2021 को इस पर सुनवाई की गई। लेकिन आज हम लोग इसके बारे में क्यों बात करना चाह रहे हैं? आज जो है इसको बीते 4-5 दिन हो चुके हैं। आज हमने इस टॉपिक को क्यों लिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 102 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको चैलेंज किया गया, ये कहकर कि ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको वायलेट कर रहा है। तो देखेंगे हम लोग इसके कंक्लूजन के अंदर कि ये जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल जो है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये केस जो है जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा है तो ये कहीं ना कहीं दिया जो 2018 के अंदर रिजर्वेशन दिया गया था मराठास को, क्योंकि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड उनको बताया गया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। लेकिन इस केस का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो हम लोग देख सकते हैं। 9 जुलाई 2014 को 16% रिजर्वेशन जो है उसकी देने की बात की गई थी मराठास को ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर 4 जनवरी 2017 को गायकवाड़ कमीशन जो है वो बनाया गया था। उन्होंने कहा कि 16% आप रिजर्वेशन दे रहे हैं उसे कम कर दीजिए, 12% और 13% पर आप उसे कर दीजिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो आप लोग यहां पर गायकवाड़ कमीशन जो है इसको भी याद रखिएगा। 19 नवंबर 2018 को इस कमीशन ये जो था ये एक्ट पारित किया गया 2018 के अंदर, और फिर मराठास को क्या दे दिया गया? रिजर्वेशन दे दिया गया। लेकिन रिजर्वेशन देने के बाद ही ये बढ़कर 52% से 68% पहुंच गया। अब देखिए ये लिमिट जो है वो 50% को क्रॉस कर रहा है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर ये तो गलत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि तमिलनाडु जो स्टेट है, याद रखिए तमिलनाडु जो स्टेट है उसमें भी 69% जो था वो रिजर्वेशन दिया था, लेकिन फिर भी वो कैंसिल आउट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके रिजर्वेशन को 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1995 में 9th शेड्यूल के अंदर शामिल कर दिया गया। और 9th शेड्यूल ये कहती है कि जो भी एक्ट 9th शेड्यूल में शामिल होते हैं उन्हें कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता। तो क्या यदि मराठा के रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में शामिल कर दिया जाता तो क्या ये भी कैंसिल नहीं हो सकता था? बिल्कुल, ये जो था वो कैंसिल नहीं हो पाता। जैसे हम लोग बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में गुर्जर जो कम्युनिटी है वो भी ये मांग कर रही है कि हमारा जो रिजर्वेशन है उसको 9th शेड्यूल के अंदर शामिल कर दिया जाए, ताकि फिर ये बाद में कैंसिल ना हो। फिर इसके कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं कि 5 मई को जो है ये केस पर सुनवाई हुई, जिसने 50% की लिमिट को क्रॉस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्या कर दिया? रद्द कर दिया। क्योंकि मराठा जो है, मराठा वो 32 पॉपुलेशन है उनकी, कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। तो अब जो है मराठा के रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया जा चुका है, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये रिजर्वेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ गायकवाड़ कमीशन, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग और देख लेते हैं कि अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो किस बेसिस पे दिया जाता है, ये भी बता दीजिए। तो यहां पर एक केस की हम लोग बात करेंगे, एम नागराजन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर ये लैंडमार्क डिसीजन आया कि इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस। मतलब कौन सा बैकवर्डनेस, ये भी तो है क्वेश्चन इसमें। एक तो हम लोग कहें कि सोशल बैकवर्डनेस हो सकता है, या हम लोग कहें कि एजुकेशनली बैकवर्डनेस हो सकता है। फिर दूसरा है, आप लोग देखते होंगे कि राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर एससी और एसटी की जो सीटें रिजर्व होती हैं वो इस सेकंड बेसिस के ऊपर, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ये जो काउंट होता है, आप लोग देखते होंगे कि क्वालिफाई मार्क्स जो हैं उसमें छूट दी जाती है ओबीसी को, एससी एसटी को, वो ये जो है वो थर्ड बेसिस इसके अंदर बनता है। तो आप लोग याद रखना, एम नागराजन जो केस है उसके अंदर ये बताया गया क्या कि बेसिस ऑफ रिजर्वेशन क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को शायद ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि आज हम लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि 102 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया ये कहकर कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि कहीं भी ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा है, और इंदिरा साहनी केस में जो 50% की लिमिट रखी गई है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो केशवानंद भारती केस था उसमें ये बताया गया था कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंज कर सकती है, लेकिन चेंज करती वक्त वो ये ध्यान रखे कि कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर जो है कहीं भी वो वायलेट ना हो, ठीक है। तो चलिए ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है वो यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ में शेयर की जाती है। थैंक यू।